सबसे पहले हमें ये जानना है भाई कि सर्कुलर मोशन होता क्या है। देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से मूव करे कि उसका डिस्टेंस किसी एक पॉइंट से हमेशा कांस्टेंट रहे, ये दो ही केस में हो सकता है कि या तो ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे है, या फिर वो कौन सा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। लेट्स एज्यूम ये हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, एक पॉइंट बना लिया, ये यहाँ से ये कोई डिस्टेंस ले ली, लेट्स एज्यूम x है। कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करे कि इस पॉइंट P से इसका डिस्टेंस हमेशा क्या रहे, x ही रहे। अगर ये पॉइंट, ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा x ही रहना है, तो दो केसेस हो सकते हैं। या तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, रेस्ट पे, कि ये यहीं पर बना रहे एज इट इज़, तो ये डिस्टेंस भी हमेशा क्या रहेगा, x रहेगा। या फिर क्या हो सकता है कि ये कुछ ऐसे मूव करे, ऐसे ऐसे मूव करे। अगर ये ऐसे मूव करेगा तो इसकी जो सर्कुलर मोशन होगा और इसकी रेडियस जो होगी वो x होगी। इज इट क्लियर? तो हम लोग ऐसा लिख लेंगे, लिखो सर्कुलर मोशन होता क्या है, लिखो एन ऑब्जेक्ट moves such that an object moves such that its distance from a fixed point, an object moves such that its distance from a fixed point is constant, is constant। आगे लिखो नेक्स्ट लाइन में, दिस फिक्स्ड पॉइंट, दिस फिक्स्ड पॉइंट, दिस फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ द सर्कुलर मोशन। दिस फिक्स्ड पॉइंट नोन एज सेंटर ऑफ द सर्कुलर मोशन। इस फिक्स पॉइंट को हम लोग सर्कुलर मोशन का क्या बोलेंगे, ये पी पॉइंट क्या है, सेंटर है ना इसका, ये पी पॉइंट क्या होगा, सेंटर होगा ऑफ सर्कुलर मोशन। या फिर मैं सर्कुलर पाथ भी लिख दूं, सर्कुलर मोशन लिख दूं, या फिर मैं सर्कुलर पाथ लिख दूं, दोनों बातें एक ही है। बोलो ठीक है। अच्छा, और जो ये फिक्स्ड डिस्टेंस है ये क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। लिख लो नेक्स्ट लाइन में, एंड दिस फिक्स्ड डिस्टेंस, एंड दिस फिक्स्ड डिस्टेंस नोन एज रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। दिस फिक्स्ड डिस्टेंस इज नोन एज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। सर्कुलर मोशन के जो कॉन्सेप्ट है वो केवल सर्कुलर मोशन पे ही अप्लाई नहीं होते, जहां पर भी कोई कर्व बने, कोई ऐसा मोशन हो रहा है, ऐसा मोशन, ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर मोशन है। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन हमें केवल सर्कुलर पाथ में ही हेल्प करेगा ऐसा नहीं है, बहुत जगह पे मोशन इन स्ट्रेट लाइन में भी सर्कुलर के कॉन्सेप्ट लगाते हैं हम लोग। जैसे एक बार एक क्वेश्चन ऐसा था, कैसा क्वेश्चन था कि एक ऑब्जेक्ट है वो 2 मीटर पर सेकंड से रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है, ये एक व्यक्ति है। ठीक, अब आफ्टर 10 सेकंड, अभी तो ये इसके सामने है, आफ्टर 10 सेकंड इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इस व्यक्ति को अपनी मुंडी कितनी घुमानी पड़ेगी। अरे ये पहले तो ऐसे है ना, ऐसे ऐसे सामने है, वो 2 मीटर पर सेकंड से ऐसे आगे जा रहा है, तो इसको ऐसे मुंडी घुमानी पड़ेगी ना, इसके तो मुंडी ही नहीं है ये तो क्या ही घुमाएगा, तो इसको मुंडी घुमानी पड़ेगी, वो कितने एंगल पे घुमानी है, और ये सब बातें हम क्या से सीखते हैं, सर्कुलर मोशन से सीखते हैं। ठीक है, अब कुछ एक टर्मोलॉजी है, कुछ एक वर्ड्स हैं जो हमें पता होना चाहिए सर्कुलर मोशन पढ़ने से पहले। तो ऐसे लिखेंगे, some important terms, some important terms related to
सर्कुलर मोशन। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन, कौन कौन सी वो टर्म्स है देखो। पहला पॉइंट है अपने पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? वैसे ही आए थे क्या? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा सुनो। जैसे कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन पे कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, ठीक है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। आफ्टर सम टाइम इसकी पोजीशन यहाँ बन जाती है, यानी कि ये घूम के यहाँ आ जाता है। इन दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल बनेगा, लेट्स अज्यूम ये थीटा है, इस थीटा को हम लोग क्या बोलेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इज इट क्लियर? बात समझ आ गई? तो क्या लिखेंगे देखो, द एंगल बिटवीन line joining the angle between line joining to the center, ऐसा लिखो, the angle between line joining to the center of initial position and final position of a object on a circular path moving on a circular path इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन की लाइन ज्वाइन करेंगे कहाँ से? सेंटर से। तब उन लाइंस के बीच का एंगल क्या कहलाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बात समझ आ गई? किसी को कोई समस्या? इसको दूसरे वर्ड्स में ऐसा भी लिखते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के ऊपर घूम रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, उसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द सेंटर, कौन सा? इनिशियल पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द सेंटर। व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताए। तो सेंटर से इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये वाला वेक्टर बता रहा है, और दूसरा मान लो ये बता रहा है इसकी फाइनल पोजीशन। इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या कहलाता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लिखो, ऐसा लिखो, if an object moves on a circular path, if an object moves on a circular path, if an object moves on a circular path, then the angle between initial position vector and final position vector, initial position vector and final position vector from the center known as angular displacement, known as angular displacement, known as angular displacement। चलने दीजिए।
हो गया। अच्छा भाई, अभी अभी इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एंगल की एसआई यूनिट क्या होती है भाई? एसआई यूनिट क्या होगी? रेडियन होगी, रेडियन। क्या रेडियन और डिग्री के बीच का रिलेशन पता है? रेडियन और डिग्री के बीच का रिलेशन पता है? पाई रेडियन इज इक्वल टू व्हाट? पाई रेडियन इज इक्वल टू व्हाट? 180 डिग्री। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू 180 बाय पाई। अरे बोलो ठीक है। अच्छा, और 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। इसके डायमेंशन की चर्चा करो जरा, डायमेंशन की बात करो। क्या एंगल के बारे में एक चीज हम लोगों को पता है? हम लोगों को क्या पता है कि अगर ये वाला एंगल निकालना है थीटा, ये रेडियस आर है, इसको बोलते हैं हम लोग आर्क। बोलो ठीक है, ये क्या है? आर्क। तो क्या थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस? थीटा इज इक्वल टू व्हाट? आर्क बाय रेडियस। ठीक है जी। अच्छा, आर्क तो एक टाइप की लेंथ है, आर्क तो एक टाइप की क्या है, और रेडियस भी एक टाइप की क्या है? तो जो डायमेंशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? m0, l0, t0। बोले तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इट इज ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी। इट इज ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी। और अगर यूनिट एंड मेजरमेंट में कोई एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी का नाम बताओ जिसकी यूनिट, ऐसा यूनिट तो है बट उसका डायमेंशन नहीं है, तो वो भी कौन है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट है उसकी क्या है? रेडियन। लेकिन इसका कोई डायमेंशन नहीं है। बात समझ आ गई? लिख लो सब बातें, लिख लो सब बातें फटाफट। अगर किसी ने कहा कि पीछे वाला पेज निकाल दो सर, तो देख लेना तुम, अपने आप लिख दो सब बातें, सब बातें अपने आप लिखोगे। थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस होता है, उसका डायमेंशन m0, l0, t0 होता है। यही नोट डाल के लिखोगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही वो क्वांटिटी है जिसकी यूनिट तो है लेकिन कोई डायमेंशन नहीं है, ऐसा भी नोट डाल के लिख लेंगे। ठीक है? एक क्वेश्चन लिखो। क्या क्वेश्चन लिखोगे? ऐसा लिखो, a person moves such that a person moves such that, एक मिनट रुको, एक मिनट सुनो। वैसे ये स्मॉल एंगल्स के लिए है, ठीक है? जितनी भी चीजें, जितने भी कॉन्सेप्ट हम लोग अभी पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन में, वो सारे वैसे स्मॉल एंगल्स के लिए होते हैं, ठीक है? लेकिन इसको अजम्पशन मान के पढ़ेंगे हम लोग। बेसिकली आपको ये बात कोई बताता भी नहीं है जो अभी मैं बता रहा हूँ। कैसे? सुनो, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चलेगा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट मानेंगे। क्या मानेंगे? डिस्प्लेसमेंट। अब वास्तव में डिस्प्लेसमेंट तो ये है, बोलो ठीक है? रियलिटी में तो डिस्प्लेसमेंट ये है, लेकिन हम लोग इस आर्क को क्या मान लेंगे? डिस्प्लेसमेंट। ऐसा हम लोग क्यों करेंगे जी? ऐसा हम लोग इसलिए करेंगे कि हम इमेजिन करेंगे कि ये वाला एंगल बहुत छोटा है,
अगर ये एंगल बहुत छोटा है तो क्या डिस्प्लेसमेंट और आर्क में कोई डिफरेंस आएगा? ये डिफरेंस नहीं आएगा। तो जितने भी कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं सारे किसके लिए पढ़ रहे हैं? स्मॉल एंगल्स के लिए। अभी देखो हमने क्या लिखा, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। अच्छा, थीटा इज इक्वल टू आर्क को क्या लिखा जा सकता है? डिस्प्लेसमेंट एक्स लिख दूं, डिस्प्लेसमेंट को लिख दिया एक्स बाय आर। तो एक्स इज इक्वल टू व्हाट? थीटा इंटू, ये रिलेशन लिख लो कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इंटू रेडियस। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इंटू रेडियस। कैसे बताएं हवा न आए। यहां तो ठंडी आ रही है हवा, तो है आ रही है, तुम तक तो आ रही है, आ रही है। ऐसे तुम ज्यादा शिमला बनाने के चक्कर में ना रहो, तुम कंफर्टेबली बैठ सकते हो, सही है। परसों से तो ठीक है, कल तो लग गया था, है ना? परसों से तो ठीक है, हो गया क्या? अच्छा ऐसा सुनो, क्या लिखा है? पर्सन मूव सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट A person moves such that its distance from a fixed point is 2 meter. Is 2 meter. Is 2 meter. If it travels if it travels 12.5 मीटर डिस्टेंस अप्रोक्सीमेट, या 12.6 लिख लो। इफ इट ट्रेवल्स 12.6 मीटर डिस्टेंस, फाइंड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट of the person. Find the angular displacement of the person. Option A 0, option B pi, option C 2 pi, option D 3 pi. Option E none of these. टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखा है, डिस्टेंस लिखा है? डिस्टेंस है ना, कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट 12.6 मीटर। डिस्टेंस कर लो, डिस्टेंस, डिस्टेंस करो उसको, डिस्टेंस। हो सकता है, अरे सुनो सुनो सुनो,
ऐसे चल रहा होगा, बोलो ठीक है। हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि जो थीटा होता है वो क्या होता है, आर्क बाय, आर्क कितनी है, आर्क कितनी है 12 पॉइंट, आर्क की वैल्यू कितनी है, बोलो ठीक है। कितना बन रहा है 6, अच्छा एक बात सुनो, ये आंसर आ गया इसका 6.3 रेडियन, है ना। अच्छा 2 पाई किसके इक्वल होता है, 2 इंटू में 3 पॉइंट, बोलो ठीक है क्या। अरे पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.6 पॉइंट, अरे समझ आ गया क्या, आंसर क्या होगा 2 पाई, आंसर क्या होगा। ऐसे आंसर मैच करने होते हैं, हर बार नन ऑफ दीज नहीं निकालता मैं। डिग्री में क्यों करेगी, रेडियन को रेडियन में ही रखा है, समझ आया। अरे पाई, ये हमारा आंसर आया 6.3 रेडियन, ठीक है। 2 पाई को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 इंटू में 3.14, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या बनेगा 6.28। दूसरा तरीका क्या है इसको करने का, सुनो, इसकी टोटल सरकमफेरेंस निकाल लो, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो ऐसे। सरकमफेरेंस निकालो जरा, क्या आएगी 2 पाई आर, यानी कि 2 इंटू में कितना 3.14 इंटू में 2, क्या निकलेगी 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, और 4 5 और 12 पॉइंट, वहाँ कितना लिखा था 12.6, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट था वो कितना था 12.6 था, ठीक है। तो ये नियर अबाउट आ गया, नियर अबाउट 12.6। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ कि वो यहाँ से चलना शुरू करता है और पूरा एक चक्कर लगा लेता है। अगर पूरा एक चक्कर लगाएगा तो ये एंगल टोटल कितना हो जाएगा, यानी 2 पाई, बोलो ठीक है। तो ऐसे भी हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। अगर इसका ये 1/4 होता तो कितना हो जाता π/2। ऐसे भी हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं। बात समझ आ रही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा एक बात और सुनो, अगर कोई इसके यहाँ से सर्कुलर मोशन का पार्ट है और सर्कुलर मोशन में 2 राउंड लगा देता है ऐसे 1 2, इसमें डिस्प्लेसमेंट वाला वो नहीं है कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो गए तो एंगल 0। अगर एक राउंड लगाया पूरा तो एंगल कितना हुआ 2 पाई, दूसरा लगा दिया तो एंगल कितना काउंट करेंगे 4 पाई, बोलो ठीक है। तो ऐसा नहीं करेंगे अच्छा इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन सेम हो गई तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी 0, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बोलो ठीक है। आगे लिखते हैं एंगुलर वेलोसिटी, लिखो एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किससे शो करते हैं, थीटा से। एंगुलर वेलोसिटी को शो किया जाता है ओमेगा से। दिस इज द सिंबल ऑफ ओमेगा। ऐसे W लिखते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दो, ये ओमेगा बन जाएगा। होता क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, the rate of angular displacement covered by an object the rate of angular displacement covered by an object is known as angular velocity, omega is equal to theta by t,
ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी। इसको क्या बोला जाता है? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी बोले तो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? ओमेगा एवरेज। ठीक है। एक जो ओमेगा, सिंपली ओमेगा हम लोग लिखते हैं, उसको कैसे लिखते हैं? देखो, जो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है ना, उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, ओमेगा एवरेज। अगर इस टाइम को बहुत छोटा कर दिया जाए, टाइम को छोटा करने का मतलब क्या है, ऐसा समझो। अभी तो ये मान के चलो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कौन सा होता है? जिसमें ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। लेकिन अभी सुनो, अगर मान के चलो कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ भी रही है और कम भी हो रही है, ठीक है, एक ही पॉइंट से इसकी एंगुलर वेलोसिटी कम भी हो रही है और बढ़ भी रही है, और तब अगर हमें किसी एक छोटे से इंस्टेंट पे, कि जब ये यहाँ होगा तब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, उस एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। क्या होती है वो? इंस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। व्हाट इज इंस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी? कि कब होती है ये? व्हेन टाइम पीरियड is very short, near about 0, near about 0 लिख के देता हूँ, near about 0। उसको ऐसे लिखा जा सकता है, लिमिट ओमेगा इंस्टेंट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, और इसी को लिखा जाता है डी थीटा बाय डी टी। तो ओमेगा को हम लोग डी थीटा बाय डी टी भी लिख सकते हैं। ओमेगा कैन बी रिटन एज डी थीटा बाय डी टी। गेट इट? बात समझ आ गई क्या सब लोगों को? ये जो डिफरेंशिएशन वाला रूल था, गैलीलियो स्ट्रिक पढ़ी थी सबने, कि जब टाइम बहुत छोटा होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डी थीटा बाय डी टी। डिफरेंशिएशन आता है ना? ऐसा भी है कोई जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आता? तेरे को नहीं आता होगा, तूने कोशिश भी नहीं की होगी। तूने वो लेक्चर देख लिए जो यहाँ अपलोड है सारे? तो देख, तभी तो आएगा। उसमें गैलीलियो स्ट्रिक पढ़ाया है ना मैंने, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में मैंने गैलीलियो स्ट्रिक पढ़ाया है, डिफरेंशिएशन पढ़ाया है उसमें। और मैंने मोशन इन स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ाया। क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि मुझे पता है कि जिसको ये मैथमेटिक्स नहीं आएगा ना, उसके लिए फिजिक्स समझना बहुत मुश्किल हो जाएगी। लॉग टेबल भी पढ़ाई है, लॉग टेबल का फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने लॉग टेबल भी पढ़ाई है उसमें। आरजू आपने देखी? लॉग तो मैंने इतना अच्छा पढ़ाया है, शायद कोई कभी ना भूले। देखनी चाहिए थी। किस किस ने देखी है लॉग वाली वीडियो? आपने देखी? समझ आ गया था लॉग? आई गारंटी कि लॉग टेबल वाली वो वीडियो जो लॉग मैंने उसमें पढ़ाया है, जो देख लेगा, उसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेगा, जीवन में कभी लॉग नहीं भूल सकता।
एंटीलॉग भी पढ़ाना था, लेकिन समय का चक्कर ऐसा चला कि पढ़ा नहीं पाए। ठीक है, लेकिन जब ज़रूरत महसूस होगी उसको भी पढ़ा दिया जाएगा। कहानी समझ आ गई भाई? चलो एक क्वेश्चन लिखो, एक अच्छा सा क्वेश्चन देखता हूँ मैं कोई। A man is standing. A man is standing 3 meters from a wall. A man is standing 3 meters from a wall and he lights up a torch on the wall. एक आदमी है, एक दीवार से 3 मीटर दूर खड़ा है और उसके हाथ में एक टॉर्च है और वो दीवार पर टॉर्च से रोशनी मार रहा है भाई। बोलो ठीक है। मैन, शुरुआत से रिपीट कर रहा हूँ। ए मैन इज स्टैंडिंग 3 मीटर फ्रॉम ए वॉल एंड ही लाइट्स अप ए टॉर्च ऑन द वॉल। इफ ही इज रोटेटिंग द टॉर्च एट एन एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड पढ़ा दिया, इसकी ऐसा यूनिट क्या बनेगी बताना जरा। एंगुलर स्पीड की ऐसा यूनिट थीटा बाय टी हुआ ना फॉर्मूला। थीटा की ऐसा यूनिट रेडियन और टाइम की ऐसा यूनिट सेकंड। तो ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज रेडियन पर सेकंड। डायमेंशन लिखना इसका, डायमेंशन लिखो जरा। डायमेंशन क्या होता है? फॉर्मूला थीटा बाय टी m0। बोलो ठीक है क्या? सबका आंसर यही आया है। थीटा तो डायमेंशनलेस है, अपॉन में टी यानी m0 L0 टी की पावर -1 टी की पावर। एक ना उसमें आता है वेव्स में एक फ्रीक्वेंसी नाम का से। फ्रीक्वेंसी सुना है तुम लोगों ने? सुना लग रहा है। वेव में एक फ्रीक्वेंसी आता है, क्या होता है वो? नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। उसका फॉर्मूला पता है? 1/1 टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? 1 टाइम पीरियड। बोलो ठीक है। इस फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन भी यही होता है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना कि इसमें से वो वाला एक पेयर चुनो जिसमें दोनों का डायमेंशन सेम है। ठीक है, क्वेश्चंस जब यूनिट एंड मेजरमेंट के पढ़ोगे तब डायमेंशन में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कोई एक ऐसा पेयर बताओ जिन दोनों का डायमेंशन क्या है? सेम। तो फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी दोनों का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है? सेम होता है। बोलो ठीक है। आगे मैं क्या बता रहा था? क्वेश्चन लिखवा रहा था ना, कितना हो गया बताना जरा। If he is rotating the torch at an angular speed of 0.1 radian per second, of angular speed 0.1 radian per second, then what is the velocity of the spot of light then what is the velocity of the spot of light when light ray makes an angle of 45 degree with the line joining the man and wall, with the line joining the man and wall.
क्वेश्चन समझ आ गया? एक दीवार, यहां से एक टॉर्च जा रही है, इस पे लाइट डाल रही है, ये लाइट ना ऊपर की तरफ बढ़ रही है विद ए वेलोसिटी ऑफ 1.3 रेडियन पर सेकेंड। बोलो ठीक है। जब ये एंगल 45 डिग्री हो जाएगा तब हमें वेलोसिटी बतानी है। तब हमें क्या बतानी है? वेलोसिटी। ये होमवर्क है, ठीक है, इसको सोल्व करके आना है। सुनो, आगे हमें क्या पता करना था? हमें क्या पता था शुरुआत में? ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट? डी थीटा बाय डी टी। बोलो ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी, ठीक है। अभी एक और रिलेशन भी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो x होता है, x वो होता है थीटा इंटू में r। एम आई राइट? अच्छा, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट बोथ साइड, इसको क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो x का तो क्या बनेगा? dx बाय, और ये बनेगा d ऑफ थीटा r इंटू में। बोलो ठीक है, किसी को कोई समस्या नहीं है? अगर ऐसा हो, सुनो, जैसे मैंने ये लिखा कि 2x का डिफरेंशिएशन करो या 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो, तो तुम लोग क्या लिखते हो? 4x कैसे करते हो कि जो कांस्टेंट है उसको अलग लिख लिया, और केवल किसका डिफरेंशिएशन होता है? x स्क्वायर का। वो कितना हो जाता है? 2x। टोटल क्या बनेगा? ऐसा ही तो है। यहाँ पे जो r रेडियस है वो तो कांस्टेंट है, r तो हमेशा सेम ही रहेगी ना, तो ये तो बाहर आ जाएगी। इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे? dx बाय डी टी इज इक्वल टू r इंटू डी थीटा बाय डी टी। किसी को कोई समस्या? dx बाय डी टी वेलोसिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। तो dx बाय डी टी को v लिखा, और डी थीटा बाय डी टी क्या पढ़े थे? ओमेगा, और इनटू में दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो पहले हेडिंग लिखो, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। और फिर जैसे मैंने छापा वैसे तुम भी छापो। कैसे छापोगे? x को लिखोगे थीटा इंटू आर। हो गया? छाप दिया? यहां से लिखेगा ना भाई, रिलेशन बिटवीन, वो हेडिंग डाल के यहां से लिखेगा। लिखा गया? बस आज इतना ही पढ़ेंगे।